हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपने मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का आधा पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो क्यों ट्विंकल करते हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या सनसेट और सनराइज के समय हमें सही टाइम पे सूरज दिखता है या 2 मिनट पहले या बाद में नजर आता है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्यों प्लैनेट जो हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते, सिर्फ स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, और मिराज का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इन सबके पीछे छुपी हुई कहानी को, जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी है ये सारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो सन से आने वाली लाइट जब अर्थ में आती है तो उसे एटमॉस्फेयर मिलता है। अब ये एटमॉस्फेयर ना बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रहता है, कहीं डेंसर कहीं रेयर। जैसे दिन के समय में अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा डेंस ऊपर रहता है, नीचे आपको थोड़ा सा हाँ ऊपर ज़्यादा रेयर रहेगा और नीचे थोड़ा थोड़ा डेंस होता जाता है। तो रेयर से लाइट रे कैसी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती है डेंसर 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 मीडियम में जाती है। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है। और कैसे डेविएट होती है? तो इस बात को समझिए बच्चों कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं। दिन के समय में मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ की धूप लाइट से, सन की लाइट से अर्थ की जो सरफेस होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो नीचे की हवा जल्दी गर्म होगी और गर्म हवा क्या करती है? ऊपर जाती है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो नीचे उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है, और गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच में गर्म हवा थोड़ी लाइट होती है और ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है। तो ऊपर का मीडियम कैसा हुआ बच्चों? रेयर। तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रेयर है और ये ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, तो ये पहले रेयर थी, ये फिर ये इसके लिए डेंसर है, ये इसके लिए रेयर है और इसके लिए डेंसर है। एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में एक के लिए एक रेयर और दूसरे के लिए डेंसर होता जाता है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं लाइट को डेंसर मीडियम मिलता जाता है। अब भाई लाइट कहाँ से आ रही है? हमारे सन से आ रही है। अब सन से आ रही है तो वैक्यूम से आ रही है। अब वैक्यूम से आ रही है तो वहाँ पर तो कोई डेविएशन नहीं होगा, लेकिन जैसे अर्थ या एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं नॉर्मल अगर ड्रॉ करूँ तो जब रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो क्या होती है? लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, तो ये नॉर्मल की तरफ हो गई। अब ये इधर गई, ठीक है, फिर ये ऐसी बैंड हो गई, फिर दूसरे में गई तो और ज़्यादा डेंसर हो गया, तो धीरे 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 इस तरह से मिली। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है बच्चों? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट डेंसिटीज़ के कारण, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक लेयर की डिफरेंट डेंसिटी के कारण जो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और उसी के वजह से ये सारे फिनोमेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो, चाहे सनसेट और सनराइज का पहले या बाद में मिडिल सनसेट होना हो, या फिर मिराज का कॉन्सेप्ट हो, ये सभी हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही महसूस होते हैं। So the Earth atmosphere is not uniform throughout. Its density goes on changing as we moved up and down. Okay, it can be considered to be consisting of a layer of different density which act as rare or denser medium with respect to each other. अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो अभी डेंसर है वो कल रेयर नहीं होगी, रेयर भी हो सकती है। Just depends on temperature of Earth. Okay, so due to this, when the light ray passes through the earth atmosphere, they undergo refraction. The refraction of light caused by these layer is called the atmospheric refraction. तो लाइट का अपने पाथ से एटमॉस्फेयर की वजह से डेविएट हो जाना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। बच्चों समझ में आया या नहीं? बता जरूर देना, ठीक है? कहीं भी लगे नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए जिसमें मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। अब नाउ सम फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक फ्री रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब भाई स्टार हमसे बहुत दूर है, ठीक है, उनसे आने वाली लाइट है ना, सभी से लाइट आती है। मान लीजिए ये लाइट आ रही है तो क्या होता है? अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि हर बार क्या हो रहा है बच्चों? हर बार अलग अलग लेयर में ये जो लाइट है वो एंटर कर रही है। ठीक है, अब हर बार अलग अलग उसमें एंटर कर रही है। तो हम जो ऑब्जर्वर हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमें क्या लगता है कि जो लाइट है वो जो वहाँ पर स्टार के अंदर की लाइट है वो बंद चालू हो रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। क्योंकि पाथ कैसा होता है लाइट का? बार बार अपने पाथ से वो डेविएट होती जाती है। क्यों डेविएट होती है? यहाँ से लाइट रे आई,
वही बात है, आई तो रेयर से डेंसर में आई, फिर उसके बाद डेविएट हुई, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुई, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुई, कहीं पर रेयर मिल गया, कहीं पर डेंसर मिल गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि वो अपने नॉर्मल पर या तो टुवर्ड्स जाती है या अवे जाती है, नॉर्मल से पास जाती है, अवे जाती है। तो ऐसे अलग अलग कई बार हमारे, मान लीजिए कि एक बार इस डायरेक्शन में हमारी आंखों में आ रही थी, अब इस डायरेक्शन में आई, फिर इस डायरेक्शन में आई है, फिर इस डायरेक्शन में आई। तो जिसकी वजह से हमें पाथ उसका क्योंकि बार बार चेंज होता है हमारी आंखों तक पहुंचने का, इस वजह से हमें ये लगता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ starlight. As the light from the star enters the earth atmosphere, it undergoes the refraction due to varying optical densities. अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से ये होता है ऑफ एयर एट द वेरियस एल्टीट्यूड्स। हर एल्टीट्यूड पर अलग अलग लेयर हमें मिलती है, जिसकी वजह से जो स्टार है वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में वो चमक नहीं रहे होते, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ऐसे ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो the continuously changing atmosphere refracts the light by different amount. In this way, the the star light reaching our eye increases or decreases continuously and star appear twinkle at night. भैया क्योंकि देखो लाइट क्या होती है, हमें कैसे दिखाई देती है, कभी इधर जाती हुई कभी इधर जाती हुई, तो हमें क्या लगता है कंटिन्यूसली उसकी लाइट के पाथ में चेंजेस होते हैं, अमाउंट में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पे ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। जहाँ स्टार्स की पोजीशन से ज़्यादा का हमें उसकी पोजीशन दिखती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सभी ने पढ़ा हुआ था कि कितने एक्सटेंट पर किसी मीडियम में लाइट रे एक्सटेंट वो कर रही है, डेविएट हो रही है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा मतलब कि और ज़्यादा डेंसर मीडियम में हम जाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टार के एक्चुअल कहाँ है, स्टार यहाँ पर है। अब इसकी लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये क्या था, डेंसर मीडियम था, तो ये अपने पाथ से कैसी होगी, पाथ की तरफ इस तरह से डेविएट होगी। फिर यहाँ आई तो फिर ये डेविएट होगी, फिर ये आई, फिर ये डेविएट होगी। तो ये डेविएट होते 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 जब हमारी आंखों तक पहुँचती है बच्चों, तो क्या होता है, जब ये हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इस पोजीशन में पहुंचती है कि हमें ऐसा नज़र आता है ये वाली पोजीशन में। ठीक है, और हमारी आंखें क्या पाथ ट्रेस करती हैं, हमारी आंखें पाथ ट्रेस कर लेती हैं जो लास्ट में हमारे पास लाइट आई, तो हमें क्या लगता है कि स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही कोई लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में किसी स्टार से आती है तो क्या होता है, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ईच टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हर बार वो अपने नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। देयरफॉर अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे उसकी अपेरेंट पोजीशन काफ़ी अलग नज़र आती है। एक बार और बच्चों ध्यान से देखो इस बात को, लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इधर गई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इधर गई। ठीक है, फिर ये यहाँ गई, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इधर गई, फिर आया। तो देखिए नॉर्मल ड्रॉ करते करते जब फाइनली और इस नॉर्मल की तरफ आएगी, तो अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है तो वो क्या ट्रेस करेगा, ये आखिरी वाली लाइन को ट्रेस करेगा। तो अगर मैं इस लाइन को भी ट्रेस करूँगी तो स्टार की पोजीशन मुझे कहाँ नज़र आएगी, यहाँ, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है वो, यहाँ पर है। तो देखिए अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, अपेरेंट मतलब जो हमें दिखाई दे रही है और एक्चुअल जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, तो उससे हमें हमेशा स्लाइटली ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। The star appear to be slightly higher than at its actual position when viewed near the horizon. जब आप horizon से देखते हो, horizon का मतलब क्या होता है बच्चों, horizon का मतलब ये होता है, horizon बेसिकली इसको प्रोनाउंसिएशन है, अर्थ और स्काई, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई अब ये पूरा मिल चुका है, एंड हो चुका है। जैसे आप खड़े हो तो आपको लगता है ना कि भाई हाँ यहाँ तक आपका स्काई गया, वो होता है horizon। ठीक है, तो हॉरिजन पे जब आपको स्टार दिखता है तो वो उस कंडीशन में आपकी जो उसकी पोजीशन होती है वो उसकी एक्चुअल में थोड़ी नीचे होती है, लेकिन हमें थोड़ा ऊपर नज़र आती है।
क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्योंकि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि भाई इनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है और हमारे अर्थ से ज़्यादा पास होते हैं। अब जैसे आपके घर के बाहर आप देखो तो किसी के घर के बिल्कुल गेट पे बल्ब लगा हुआ है और किसी का दूर कहीं बल्ब दिखता है आपको, तो वो आपको कैसा दिखता है, थोड़ा हल्का सा चमकता हुआ जैसे स्टार होता है वैसा नज़र आता है। लेकिन जो पास वाला बल्ब होता है वो कैसा दिखता है, एकदम भक्क लाइट, मतलब एकदम आपको बिना किसी ट्विंकलिंग के वो लाइट दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके पास है और वो ज़्यादा बड़ा आपको नज़र आ रहा है, और जो दूर है उसकी पोजीशन कैसी लगेगी, वो थोड़ा छोटा नज़र आएगा और रिफ्रैक्शन वहाँ पर होगा। तो क्योंकि भैया जो प्लैनेट्स है वो हम ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं एंड मच क्लोजर टू द अर्थ, और अर्थ से ज़्यादा पास है, तो देन स्टार्स दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो वो एक्चुअल में एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह होते हैं। वो इस तरह से आपके ट्विंकल नहीं करते, वो छोटे से इस तरह से एक डॉट के समान आपको दिखाई देते हैं। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल दीज इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू 0 विच इज नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब कि ट्विंकलिंग इफेक्ट ऐसा नहीं इनमें होता है, लेकिन इतना माइनर होता है कि हम उसे 0 ही मानते हैं और वो हमें ट्विंकल करता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आता है। सो देयर फ्लो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो प्लैनेट इसीलिए इसी कारण से ट्विंकल नहीं करते हैं। अब एक और रीज़न भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, जो कि है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब ऐसा क्यों होता है, तो जब कोई भी ऑब्जर्वर हॉरिजन पर होता है, हॉरिजन की पोजीशन पर होता है, अब मान लीजिए कि सनसेट डिलेड हमें दिखाई देता है, मतलब कि 2 मिनट बाद हमें लगेगा कि भैया सन आपका जो है वो क्या हो चुका है, सन सेट हो चुका है। तो देखिए एक्चुअल पोजीशन कहाँ है हमारी, यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन जब लाइट आप तक पहुँचती है तो कैसी होगी बच्चों, वो फिर से रिफ्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से जो आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा आपको लगेगा कि भैया 2 मिनट बाद जो है वो सनसेट हो रहा है। क्या मतलब है, जरा अच्छे से समझते हैं। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखाई देता है। अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। सनसेट होने के 2 मिनट बाद हमें सनसेट दिखाई देता है और सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिख चुका होता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। तो भैया जब हमारा जो सन है वो हॉरिजन से थोड़ी नीचे की तरफ होता है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो सन है, ठीक है। द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस टू मोर डेंस एयर, अब भाई कम डेंस से ज़्यादा डेंस एयर की तरफ आती है, इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड। और वो किस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ, ठीक है, रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड। तो वो नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, द सनलाइट व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस टू मोर डेंस एयर इज रिफ्रैक्टेड downward. Because of this the sun appear to be raised above the horizon, so sun can be seen about 2 minutes before actual sunrise. अगर इसमें डायग्राम में आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे इस तरह से समझिए, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये होराइजन, ठीक है, यहाँ पर सन है, ठीक है। सन की जो रे आ रही है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब ये जो सन की रे आ रही है वो क्या हो रही है भाई, डेंसर मीडियम में एंटर करती जा रही है, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब मान लीजिए एक रे मैं ये वाली ले ली, तो जैसे जैसे ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल, सॉरी, ठीक है, फिर यहाँ गई तो फिर टूवर्ड्स नॉर्मल, इस तरह से टूवर्ड्स नॉर्मल होते होते जब आपके पास पहुँचेगी ऐसी, ठीक है। इसको और क्लियरली मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, ये है सन, ठीक है, और ये हमारी लाइट रे है, ठीक है, और आप यहाँ पर हैं। अब ये देखिए ये सन की लाइट आई, अब ये क्या होगी, अपने नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, फिर ये यहाँ से नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, फिर यहाँ से नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, तो आपकी आंखों में कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पे। तो आप कैसा ट्रेस करोगे इसे, ये आपको लगेगा कि यहाँ पर है। तो भाई हॉराइजन से जब नीचे की तरफ होता है सन तो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, क्योंकि उस पोजीशन में जब लाइट रिफ्रैक्ट होते होते हमारी आंखों पे आते हैं तो हम जब लाइट के पाथ को ट्रेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो हॉराइजन के ऊपर है। बिकॉज ऑफ दिस द सन अपीयर टू बी रेज्ड अबव द हॉरिजन,
so the sun can be seen about 2 minutes before the actual sunrise. Similarly, due to atmospheric refraction, sun can be seen about 2 minutes even after the sun has set below horizon. अब भाई इसी रीज़न की वजह से ये जो आपका सनसेट का टाइम है ये भी आपको दिखाई देता है कि एक्चुअल में वो बाद में होता है, 2 मिनट पहले ही सनसेट हो चुका होता है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है. नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? यहाँ से हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझा. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी आसमान में चमकती हुई चीज़ का अपनी एक्चुअल पोजीशन से भटक जाना. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ठीक है, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है भाई? एटमॉस्फेयर में हवा के साथ साथ धूल के छोटे छोटे कण भी हैं, धूल के छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जब उन मॉलिक्यूल्स से लाइट रे टकराती है तो क्या होती है? अपने 7 कलर्स में इस तरह से क्या होती है? बिखर जाती है. इस तरह से लाइट जो है वो क्या होती है? स्कैटर हो जाती है. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. भाई देखो, जैसे ही धूल के पॉइंट से किसी भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से जब लाइट रे टकराई तो क्या हो जाती है? वो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. रिफ्रैक्ट की जगह अब क्या होती है बच्चों? रिफ्लेक्ट, टकरा करके वापस जाती है. तो इसको ही कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट. अब भाई कौन सा कलर स्कैटर हुआ है ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के ऊपर, कितना बड़े साइज का पार्टिकल है और किस लाइट की वेवलेंथ उस पार्टिकल से टकरा करके निकल रही है. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट while particles of the large size scattered longer wavelength red light. अब देखिए क्या होता है, आसमान नीला क्यों दिखता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है. लाइट में हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जब लाइट उनसे टकराएगी तो क्या होगा? लाइट अपने स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, टकरा करके जाएगी. और ज़्यादा किस कलर में बिखरेगी? जिसकी कम वेवलेंथ है, तो ब्लू कलर ज़्यादा बिखर जाता है क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं. तो सारे पार्टिकल्स से टकरा करके जब लाइट आती है तो आसमान आपको नीला नज़र आता है. अगर ज़्यादा साइज होगा तो क्या दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा. तो इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. और अगर बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल से टकरा रही है तो आपको कैसी नज़र आती है लाइट रे? वाइट नज़र आती है. नाउ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का मतलब वही थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मिलता जुलता ही होता है. जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आप जब आप लाइट की बीम को पास करते हो, ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं लाइट के वो स्कैटर नहीं होते. लेकिन एक सॉल्यूशन में जिसमें पार्टिकल उसके कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ में है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल थोड़े से बड़े बड़े हैं. तो वहाँ पे जाकर के लाइट क्या होती है? वो सॉल्यूशन पहली बात तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है. और जब लाइट रे ऐसे सॉल्यूशन में एंटर करती है तो क्या होता है? वो अपने स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है. तो इसी को ही हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट. A beam of light passing through a true solution is not scattered. The scattering of light when it passes through a colloidal solution is called the Tyndall effect. जो जब वो किसी colloidal solution से जाती है तो उसी को हम Tyndall effect कहते हैं. The Earth atmosphere is heterogeneous mixture of a minute particle of smoke, tiny water droplets, suspended particle of dust and molecule of air which becomes visible due to scattering of light. अब जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, अंधेरे कमरे में आपको धूल के छोटे 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 पार्टिकल्स नज़र आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं. तो क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि लाइट वहाँ पे टकराई है और वापस गई है. और जब भी लाइट रे स्कैटर होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है. तो वहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए आपको पार्टिकल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द टाइंडल इफेक्ट ऑफ लाइट. व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? क्यों ब्लू कलर नज़र आता है? तो देखिए वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. तो जब भी द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल है, लाइट रे गई, उनसे टकराई, तो ज़्यादा कलर किसका फैलेगा? कौन सी लाइट में ज़्यादा कलर आपकी लाइट टूटेगी? सबसे कम वेवलेंथ की. तो इसलिए ब्लू कलर आपको ज़्यादा आसमान का ब्लू वॉयलेट कलर से मिक्सचर एक कलर आपको दिखाई देता है. तो ड्यूरिंग द डे टाइम द स्काई अपीयर ब्लू. दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की वेवलेंथ से जो आपके एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर होते हैं. दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैंगे
तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई, इट शुड बी नोटेड दैट द स्काई अपीयर ब्लैक टू द पैसेंजर flying at higher altitude because the scattering of light is not prominent at such height due to the absence of particle। भैया जो बहुत ऊपर हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, ठीक है, या और ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट में है कहीं पर, तो क्या होगा, उनको ब्लैक नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ऊपर सस्पेंड या जा नहीं सकते हैं हवा के साथ में, तो जहाँ पर पार्टिकल नहीं होंगे वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक ही नज़र आएगा, ब्लू नज़र नहीं आएगा। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब भाई सनसेट और सनराइज के समय पर आपको कलर कैसा दिखाई देता है? तो एट सनराइज एंड सनसेट द सन एंड द स्काई अपीयर्ड रेड। अब रेड दिखाई देता है। क्यों रेड दिखाई देता है? लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर एंड कवर द लार्जर डिस्टेंस एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो देखिए रीज़न क्या है, इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अब भाई हम यहाँ पर अर्थ पे हैं, ठीक है, अब अर्थ रोटेट कर रही है, हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जब आप सन के साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, हम सन मान लीजिए आपका यहाँ है, आप घूम रहे हो, अब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हो, ठीक है, जहाँ पे सन आपके डायरेक्ट ऊपर है, बिल्कुल पास में है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो लाइट आएगी ना वो पार्टिकल से स्कैटर नहीं होगी, तो पूरी लाइट आपको वाइट दिखेगी। अब बारी आती है कि आप किस पोजीशन पे हो सन के साथ में, ये वाली पोजीशन, जब वो हॉरिजन के नीचे है, ठीक है, तो हॉरिजन के जब नीचे होता है तो हमसे काफ़ी दूरी पर सन हो जाता है। तो जब इतनी दूरी पर सन होता है तो उससे आने वाली लाइट आई, ठीक है, मान लीजिए कि उससे आने वाली ये वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो उसको बहुत सारी लेयर्स को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइन फाइन पार्टिकल्स भी हैं। अब जब वाइट लाइट आती है तो वो क्या होगी, इसका डेंसर मीडियम में जाने की वजह से क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाने की वजह से वो बैंड भी होगी, और साथ ही साथ उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ डिस्पर्जन भी होगा, ठीक है, और इसके बाद इसके साथ स्कैटरिंग भी होगी। तीनों चीज़ें एक साथ होने लग जाती हैं, ठीक है। अब देखो बैंड होने की वजह से तो वो बैंड हो गई, तो हमें उससे सन की पोजीशन अलग लगती है, वो हम एक अलग बात है। डिस्पर्जन की वजह से वो अपने सात कलर में टूट जाती है, और स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसके बाकी कलर्स को गायब कर देते हैं, टकराएंगे कलर्स और वहीं कहीं मिक्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और हमारी आंखों तक सिर्फ कौन सा पहुँच पाता है इस पोजीशन पे, हमारी आंखों पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो छोटे पार्टिकल इसको स्कैटर नहीं कर पाते, फैला नहीं पाते हैं। बाकी कलर्स फैल जाएंगे लेकिन रेड कलर नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से जब सनसेट और सनराइज होता है तो उस दौरान हमें आसमान का रंग और जो सूरज है वो भी एकदम लाल नजर आता है। तो क्या कारण है कि क्यों सनसेट और सनराइज के समय हमें जो कलर है वो कैसा रेड दिखाई देता है? क्योंकि जो सन है वो होराइजन पर होता है। होराइजन मतलब कि हमसे काफ़ी दूरी की डिस्टेंस पर होता है। उस होराइजन के कंडीशन पे सन से आने वाली लाइट जब अर्थ पर आती है तो उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है, ज़्यादा बैंड होती है। दूसरी चीज़, जब बैंड हो जाती है, 7 कलर में टूट जाती है, तो ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ के कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, वहीं गायब कर देते हैं, और सिर्फ बड़ी वेवलेंथ का कलर रेड कलर को वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जब वो कलर आपकी आंखों तक आता है तो आपको सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है पूरे वाइट कलर से। इसलिए सन का कलर और आसमान का कलर हमें लाल दिखाई देता है। और इसी टाइम पर हमारा वही वाला फिनोमेना कि सनराइज पहले और सनसेट हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज रेड। तो near the horizon most of the blue light and shorter wavelength light ray are scattered away by the particle. Therefore, the light that reaches our eye is of longer wavelength. This gives rise to the reddish appearance of the sun and the sky. However, the noon, अब नून के टाइम में क्या होता है बच्चों, द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, सो इट अपीयर वाइट एज द ओनली द लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। अब देखो क्या होता है, अब आफ्टरनून के समय में बिल्कुल हमारे ऊपर है सन। अब ऊपर सन है तो क्या होगा कि एकदम डायरेक्ट ज़्यादा कम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसको बैंड भी कम होना पड़ेगा, कम बैंड होगा तो स्कैटर उसका जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिर्फ ब्लू कलर को स्कैटर कर पाएंगे, और स्कैटर होने के बाद वो सारे ब्लू कलर कैसे हो जाएंगे, फैल जाते हैं, और पूरा वाइट लाइट जो है हमारे ऊपर आती है, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, तो आ गए सारे के सारे कलर, लेकिन स्कैटर हो गए। किसकी वजह से? छोटे पार्टिकल्स की वजह से। लेकिन वाइट लाइट में से बाकी जो ऑरेंज, येलो या रेड कलर है उनकी ज़्यादा वेवलेंथ है, तो वो स्कैटर नहीं होंगे। तो दिन के समय में इसलिए हमें सूरज एकदम कैसा दिखाई देता है? एकदम वाइट दिखाई देता है, और दूसरी चीज़ आसमान नीला दिखाई देता है। तो बच्चों ये था रीज़न ऑफ सनराइज, सनसेट के समय में आपको रेड कलर और ये सारे कलर्स क्यों दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इसके बाद बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस की कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। इसके पहले वाले वीडियोस की सारी लिंक इस वीडियो में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए। उनको सबको देखने के बाद इस वीडियो को भी देखिए, इसको लाइक करिए। कहीं भी डाउट है तो कमेंट करिए, कुछ लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमें इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो वो भी आप बता सकते हैं। हम उसके लिए एनिमेटेड वीडियो सीरीज़ भी लेकर आते हैं, तो उसे भी ना देखना भूलें। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी सुरभि मैम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।